सुप्रभात। पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले पढ़ लिया था। तो 8 बजे से हम लोग आज महामुकाबला देखेंगे। हाँ, अभिषेक शर्मा का धुआंधार बल्लेबाज। अभी क्लास शुरू कर रहे थे तो बहन है मेरी स्नेहा, हाथ दिखा रहे थे कि हम गोरा हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डाउट नहीं। हाँ कोई डाउट नहीं है। और ये पौराणिक कहावत है, देहात अक्सर गांवों में कहा जाता है देहात में, कि जो छोटे कद की लड़कियां होती है ना वो ज्यादा गोरी हो। अब पूछोगे क्यों? तो कारण ये है कि सूर्य किरण तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस गांव में प्रचलित कहावत है और इसको भी प्रमाणित कर रही थी नेहा। चलिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं अलग अलग, क्योंकि आज संडे है तो संडे को अलग अलग बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास का मूल्यांकन कीजिए। भारत में सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक उन्माद है, ये कैसे जन्म लिया और इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्वेश्चन ये है। ठीक है, और उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद भारत राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी परीक्षण करना है। इंडिया में डेवलपमेंट से ज्यादा चर्चा जाति धर्म की ही होती है आज की डेट में। तो आज स्वतंत्रता की बात की कहानी है, इसका नियम कैसे पड़ा, कैसे कहाँ हुआ, ये थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। क्योंकि ये भले ही 12th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ये इससे अगर निबंध लिखने के लिए आ जाए तो कम से कम बेहतर निबंध लिखा जाए तो 50 में से कम निबंध लिखाया जाए, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का सोल है। आज इंडिया का जो सोल है, आत्मा है, इसी धर्म और जाति में भटक रहा है। कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, बस यहीं पे हम लोग भटक रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आते हैं कि सांप्रदायिकता का उदय कब होता है। तो सांप्रदायिकता का उदय होता है अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो नीति से। अंग्रेजों का जो पॉलिसी था, आपस में लड़वाइए और राज कीजिए। तो इसको हम लोग पहला पॉइंट देते हैं औपनिवेशिक योगदान। तो हम किसके उपनिवेश थे? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने एक योगदान दिया और उसमें उन्होंने किया फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है औपनिवेशिक योगदान। यहाँ अंग्रेजों ने 3 नींव डाली यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में। और इसी अधिनियम, इसी कानून, इसी एक्ट में अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। यानी कि जो फूट डालो राज करो की पॉलिसी थी, उसका उसने एक कानून बना दिया। अब भाई अगर पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, अलग निर्वाचन दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग को तो बुरा लगेगा ना कि हम मेरे निर्वाचन क्यों नहीं। तो विभाजन की शुरुआत, सांप्रदायिकता की शुरुआत अगर सच कहा जाए तो ऑथेंटिक रूप से, कानूनी रूप से शुरू होती है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के साथ। किया था वो तो औपनिवेशिक योगदान में 1905 में बंगाल का विभाजन किया, उसको कानूनी दे दिया ना 1909 में। बंगाल विभाजन तो 1905 में किया ही, वहीं से तो गरम दल की हमारी शुरुआत होती है। हमारे अंदर भी गुस्सा निकलना शुरू होता है। जो आज बांग्लादेश है, कभी पाकिस्तान होता था, और जो पाकिस्तान होता था वो कभी बंगाल था। पहले बंगाल का विभाजन हुआ, फिर उसी में पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, आज वो बांग्लादेश है। और आज की स्थिति बांग्लादेश की क्या है, आप सब छुपी हुई नहीं है। वहां की जो हसीना है शेख साहिबा, वो इंडिया में छुपी हुई है। खैर, तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात कही। कोई कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक नेता का उभार हुआ और उन्होंने अपने अपने छोटे लेवल पे सुधार का प्रयास किया। और उसमें एक आर्य समाज, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको आर्य समाज के लोग मिल जाएंगे। अभी भी आर्य मंदिर मिल जाएगा, आर्य समाज के स्कूल मिल जाएगा। तो उन्होंने अलग सुधार चलाया। आपको मिल जाएगा देवबंद, जो उलेमाओं का है, मुसलमानों का है। अलीगढ़ आंदोलन। तो जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आंदोलन शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम नेहा का बुराई करेंगे तो नेहा को बुरा लगेगा। हमेरी कोई बुराई करेगा तो उसको बुरा लगेगा। प्रिया का कोई बुराई करेगा तो बुरा लगेगा।
या फिर हम बोले कि प्रिया प्रिया को बुराई न करें, प्रिया की जाति खराब, मेरी जाति अच्छी है, तो प्रिया को बुरा लगे। तो जो भी समाज धारा का है उन्होंने अपनी जाति को सबसे बताने का कोशिश किया। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का देश है ना। आप अगर इतिहास में चले जाओ तो अगर मिशनरीज की बात की जाए तो उनका भी आपको एक डेडलाइन मिलेगा कब वो शुरू हुआ। इस्लाम की बात की जाए तो पैगंबर साहब के जन्म से कालखंड से माना जाता है। लेकिन अगर हिंदू की बात की जाए तो सनातनी है ना, इसका तो कोई आपको डेट नहीं मिलेगा ना कि इतने तारीख से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। शुरुआत ही हुई है तो हिंदू है। अब यहाँ पे अलग अलग लोग आके हिंदुइज्म को डोमिनेट करने का कोशिश की, जबकि हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म भी ये नहीं कहता है कि हम किसी को बुरा कहें। हिंदू अगर हम सच में अगर ओरिजिनल हिंदू हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे कि मुसलमान खराब, कभी नहीं कहेंगे कि मिशनरीज खराब, क्योंकि हिंदू जो हिंदू है वो शांति का बात है, वैमनस्य की बात नहीं कर, दंगा की बात नहीं कर है। वो हम जब आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि दंगा कौन करे। तो ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन चला इसका भी एक योगदान सामुदायिक बढ़ाना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है हिंदू मुस्लिम विभाजन, क्योंकि अगर इंडिया में संप्रदाय की बात की जाए तो दो ही संप्रदायों में ज्यादा विवाद है, हिंदू और मुसलमान में। और उसका नींव पड़ता है 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती, और साथ ही उसी के कालखंड में हिंदू महासभा की स्थापना हो जाती। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग नाम से ही क्लियर हो गया कि वो हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का संगठन। और ये नींव जो है बाद में नुकसानदेह तब हो जाती है जब 1937 में चुनाव होता है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने हो विधानसभा। अंतरिम आखिर संविधान सभा कहाँ के मेंबर कहाँ से आए थे या अंतरिम सरकार कहाँ से बनी? चुनाव होता था। तो 37 के चुनाव में जब आमने सामने आ गए तो वहां पर मतभेद बढ़ा कि भाई आजादी के लड़ाई लड़े हम, और तुम आकर चुनाव लड़ो, कहोगे हमको प्रतिशत निर्वाचन मिला है 9 के पार्लियामेंट था। तो अंग्रेजों ने इसका नींव डाल दिया था। हालांकि इसके लिए दोषी इतिहास भले अंग्रेजों को बताया, मेरा मानना है कि इसकी दोषी मात्र 3 व्यक्ति थे, मीर जाफर, कृष्णचंद्र और जगत, जिनके चलते अंग्रेज यहाँ आए। कैसे? जब ये चंदन का क्वेश्चन आया क्लासिकल, जब वो पढ़ेंगे तो समझ में आए। अब ये तो आपका था कि इसका उदय का कारण क्या है, कारण समझ में आ गया। अब ये कारण जो है बचपना जो है बढ़ा कैसे, इसका विकास कैसे हो? तो विकास होने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन है। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। यहाँ तो धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, जो हिंदू है उसके लिए हिंदुस्तान और जो मुस्लिम है उसके पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि विद्वेष बढ़ गया। अब जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि पाकिस्तान जो है असुरक्षित है हमारे लिए, वो तो यहीं रह गए। तो वो यहाँ रह गए, तो यहाँ के जो हिंदू रह गए थे उसमें वैसे भी निकल गए थे, भाई तुमको तो वहां दे दिया गया, तुम्हें कह रहा। तो वहां से इसकी जो कड़ी है वो बढ़ती गई, और इसमें आग में घी डालने का काम किया चंद नेताओं ने। समय समय पर दंगा भड़ा, और 1960 से लेकर 80 तक के दशक में बहुत सारे दंगे हुए, जिसमें कुछ मुख्य दंगे अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहला बड़ा दंगा माना जाता है 1969 का अहमदाबाद दंगा। 1969 में जो अहमदाबाद दंगा हुआ, वहां से यह सांप्रदायिकता बढ़ी, हिंदू और मुसलमानों में खाई बढ़ी, यानी कि इसकी नींव जो है सबसे ज्यादा होता है 1969 का अहमदाबाद दंगा। उसके बाद 1984 में ये भी एक सांप्रदायिक घटना था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो सिखों के साथ क्या बिहेव किया जाता है पता ही आप लोग। तो सिख दंगा के नाम सुन जानते हैं। डाल्टनगंज में सिखों को लूट के कितने भिखारी करोड़पति बन गए, ये तो छुपा हुआ नहीं है। एक पैर का चप्पल प्रियांशु चुरा लिया, दूसरे का पैर का चप्पल विकास चुरा लिया, और घरे जाके मिला रहा है तो देख रहा है कि मिल नहीं रहा है। तो लास्ट में कहा कि चप्पल की दुकानें खोल देते हैं और कहेंगे कि फैक्शन थोड़ी, तो दुकान के दुकान लूट लिया।
उस एग्जाम्पल में हम बोले। अब लूटने टाइम तुम चप्पल का पेयर नहीं ना मिलाओगे, जो मिला बोला मिला के ले गया। तो दूसरा कारण था 1984 का सिख दंगा। तीसरा कारण था बाबरी विध्वंस। बाबरी विध्वंस से पहले मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, उसके लिए भी पूरे देश में माहौल गर्म था, बहुत लोगों ने आत्मदाह कर दिया। 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई 6 दिसंबर को, उसके बाद जो माहौल है पूरे देश में भड़क गया। 6 दिसंबर को गिराया गया था बाबरी मस्जिद का ऊपर का जो गुंबद। तो बाबरी विध्वंस के बाद भी देश में माहौल जो है वो हॉट हो गया। गुजरात के उधर में जो ट्रेन कांड हुआ, जो दंगा हुआ, माननीय मोदी जी जब हम मुख्यमंत्री थे, एक कारण ये भी था कि दंगों के चलते भी हिंदू और मुसलमानों में खाई बढ़ा, और इसके कई राजनीतिक कारण और प्रभाव थे। अगर अक्सर आप देखोगे कि पेट्रोल है तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि मोबाइल का यूज ना करें, ताकि कहीं से मोबाइल विस्फोट ना हो। हाँ, अब सोचो कि पेट्रोल पंप आके पेट्रोल के आसपास मोबाइल यूज करने से इतना बड़ा घटना हो सकता है, तो हम माचिस मारोगे क्या हो? या फिर सिगरेट का निशान ना तो एरो रहता है। नहीं, तुम पीते हो इसलिए तुमको पता है, हम पीते नहीं, तुमको पता नहीं। प्रिया जी बता रही है कि वहां सिगरेट का निशान बना के एरो रहता है। तो देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपसे विनम्र अनुरोध होगा प्रिया जी कि इसका सेवन न, ठीक है। अब आप सोचिए कि पेट्रोल के पास मोबाइल प्रयोग करने से विस्फोट हो सकता है, तो पेट्रोल में माचिस मारोगे तो क्या होगा? तो वो माचिस का काम किया कुछ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने, और राजनीतिक प्रभाव, अपने राजनीतिक वजूद बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए नहीं, राजनीतिक वजूद बढ़ाने के लिए कभी 80-20 का नारा मिलेगा, कभी 90-10 का नारा मिलेगा। कभी भी आज के जब चुनाव होता है इंडिया में, तो चुनाव में कोई नेता की ये नहीं बताता है कि 5 साल में मैंने क्या किया। वो ये बताता है कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं, कोई बोलता है कि हम फॉरवर्ड हैं तो कोई बोलता है कि हम ओबीसी हैं, कोई बोलता है कि एसटी हैं तो कोई एससी हैं। अरे भाई, तुमको जाति बताने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया गया? नाम भी नहीं, नाम ले लीजिए। देखिए, कुछ दोगलों के नाम लेने से जानते हो पाप पड़ता है। प्रधानमंत्री खाना नसीब नहीं होता वैसे लोगों का नाम लेने, जो देश को बर्बाद करते हैं। जो देश का नहीं हो, हमारा अपना नहीं होता। और मैं वैसा किसी भी दल का नेता हो, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड किसी पार्टी का नेता हो, अगर वो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो जाहिर सी बात है कि उसको देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म किसी नेता का मोहताज नहीं है, और उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान भाई हैं, उनके धर्म को भी किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मन रहा है ना, आरती समय में कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन जहाँ नचनिया के डांस हो रहा है वहाँ भीड़ लगा दे रहा है, मार हो जा रहा है। कांग्रेस भाजपा जरूर के पैटर्न देखे। अरे तो नेता का मतलब क्या है? तो राजनीतिक प्रभाव में जब आ जाइएगा तो धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों ने वोट मांगना शुरू किया, उनका उद्धार हुआ। उसमें 3-4 दल जो है बहुत सर्वोपरि है, बड़े चाव से लोग नाम लेते हैं। पहला नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इससे सब दीवाने हैं। अगर आज कह दो कि बीजेपी को गलत काम कर दिया, बीजेपी वाले आपको कह देंगे तुम हिंदू नहीं, सर्टिफिकेट दे देंगे। गलत काम कर, तो बीजेपी का उभार हुआ है धर्म के आधार पर, क्योंकि इसका नींव पड़ा था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा बाद में जनता पार्टी, जनसंघ बना, जनसंघ के बाद जनता पार्टी बना, वो फिर भारतीय जनता पार्टी। दूसरी पार्टी है शिवसेना, महाराष्ट्र की। और तीसरी पार्टी है क्लास में शिवसेना, लेकिन इधर किया था एक टाइम। 2 मिनट रुकिए। हेलो, लगा लो।
तो कहने का मतलब है कि भाजपा उसी सेना हो गया, एक और पार्टी है, उस पार्टी का नाम है मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसके नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, अब इनका देखिए, ये हैदराबाद से सांसद है महोदय। हैदराबाद स्टेट में इनकी पार्टी है, वहां मात्र 9 सीट चुनाव लड़ा। लेकिन लेकिन इंडिया में कहीं चुनाव हो जाए तो 40 सीट 50 सीट पर चुनाव लड़े पहुंच जाएंगे। सब बिहार में तेजस्वी यादव के साथ इनका चल रहा है। तो क्यों जहां जाएंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि भारत की बात करेंगे। भाजपा या बाकी जो धर्मवादी संगठन है जिसको दक्षिणपंथी बोला जाता है, वो कभी नहीं कहेंगे कि भारत की बात करेंगे। जय श्री राम, या अल्लाह। भाई आप नहीं कहिएगा तो भी हमारे भी अल्लाह है, हमारे ही भगवान है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? पहले आप अपने घर में तो पूजा कर दो यार, सर्टिफिकेट हमको दे रहे हो। डांडिया करवा रहे हैं, और डांडिया नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हुलू क्या मजा। नहीं, कल बहुत सारे वीडियोज आए, शहर में भी बहुत सारा डांडिया हो रहा है, कहीं डांडिया दिखा ही नहीं। हाँ, मारपीट का वीडियो तो दिखा, न्यूज पे भी आ जाया था, हम देखे थे। तो धर्म आधारित राजनीतिक दलों के उभार के चलते इसका विकास, क्योंकि अब चुनाव जो होता है धर्म के आधार पर। हाँ, अब थोड़ा सा धर्म से बदलाव आ रहा है, और अब सब टारगेट, पहले टारगेट सब किया गया था धार्मिक आपकी भावनाओं को, अब टारगेट किया जा रहा है महिलाओं को। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं महिलाओं को कभी समझते हैं। कोई कहता है कि 1100 देंगे, तो दूसरा कहता है कि हम 2500 देंगे, तीसरा का कहता है तुम दोगे, हम खत्म डाल दे रहे हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि चाहे वो बिहार सरकार डाले, झारखंड सरकार डाले, भारत सरकार डाले, ससुराली से मिला दहेज डालते हैं का? हमारा ही पैसा लेके हमें को दे देते हैं, और चुनाव में कहते हैं कि हम आपको पैसा दे दिए, एहसान भी जताते हैं। अगर आप नौकरी दे दोगे, रोजगार दे दोगे, तो 10,000 रुपये महिला कमाएगी। इंडिया में कोई भी आदमी अगर जॉब करे, प्राइवेट जॉब भी करे, तो 2,500 महीना मिलेगा। आप नौकरी दे दो ना, पढ़ाओ। तो जानता है, तो पढ़ाने के लिए कॉलेज टीचर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जब पढ़ लिख लेगा तो वोट नहीं देगा। वोट देगा मेरे बाबा ने पढ़ नहीं लेगा तो वोट नहीं देगा ना, फिर पढ़ा लिखा नहीं तक खोजेगा। अभी तो बिहार में न्यूज आया, एक नेता 2010 में 7वां फेल था, 7वां तो तेजस्वी जी है, 7वां फेल था। नहीं, अभी करंट में वो डिप्टी सीएम है, ऐसा प्रशांत किशोर आरोप लगाए हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। तो 7वां फेल था, और 2020 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD कर लिया। प्रशांत किशोर है, प्रशांत पांडे उनका मूल नाम है, और उनके पिताजी टीचर थे, और मोदी जी चुनाव 2014 में उनकी कैंपेनिंग के हेड हुई। वो भी खुलासा किए हैं कि भाई तुम मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दो ना, PG का तुम कैलिफोर्निया से दिखा दिया, PhD का, PhD किया, PG किया, सब किया, मैट्रिक कम किया। अब तो एक ऐसे नेता है कि 7वां का सीधे PhD कर देते हैं। अब उसको देख के हमारे को विद्यार्थी पर हो कहता है कि भाई आप पढ़ के क्या करेंगे, छोड़िए नहीं, सब हटाएंगे, बात खत्म कीजिए। और जो कहा मुस्कुरा भी रहा होगा। तो इसके बाद दबाव बनने लगा धर्मनिरपेक्षता, जब धार्मिक उन्माद बढ़ा तो धर्मनिरपेक्षता दबाव बहुत बढ़ने लगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा, ठीक है। अब इसका नीतिगत प्रभाव क्या हुआ? तो अल्पसंख्यक सुरक्षा मांगने लगे, जिनका संख्या कम है, कि भाई हमको सिक्योरिटी चाहिए ज्यादा। आरक्षण की बातें बढ़ने लगी, 10 साल से थी, वो आज 2025 तक आरक्षण रह गया। अब लोग पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए हैं, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड है, अन्य ऐसे संगठन बनने लगे। अभिभावक संशोधन विधेयक भी आया था। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते भारत में सांप्रदायिकता का उदय और उसका विकास हुआ, और वर्तमान में उसका प्रभाव इतना है कि जब वोट देने लोग जाता है तो ये नहीं देखता है कि 5 साल नाली में
जूता भिगा के आ रहे थे और कोचिंग में बाहर रहते थे तो जूता खोल के अंदर आना पड़ता। 3-4 दिन पहले जब बारिश हो रहा था तो हमारे यहाँ बच्चे आए, सब बेचारे अंदर आए, फिर बाहर गए, जूता खोले, सॉक्स खोले, मुझे क्या हो गया जी? तो सर रोड में नाली था कि नाली रोड पता नहीं चला, भीग गया। लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो वो इसको भूल जाएंगे, वहां याद रखेंगे कि जय श्री राम के कहा, अल्लाह अकबर के कहा। वो नहीं करेंगे, क्या रहता है नदी के पार आ जाती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया है कि भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? इंडियन डेमोक्रेसी के सामने चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है सामाजिक विषमता, यानी कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। तो जब लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र। सामाजिक विषमता होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो पहला कारण ये हो। दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी। अमीरी ढूंढोगे तो टॉर्च जलाना पड़ेगा, एलईडी जलाना पड़ेगा, लेकिन गरीबी ढूंढोगे तो हर जगह मिल जाए, बेरोजगारी ढूंढोगे तो हर घर में मिल जाए। और अपने गांव में अमीर ढूंढो तो सोचना पड़ेगा कि हमारे गांव में कोई अमीरो है का, 2-4 को नाम याद आएगा आपको। तीसरा है सांप्रदायिकता और जातिवाद, जो भी पढ़ा रहे थे कुछ देर पहले। लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए 2 चीजें काफी हैं। जातिवाद भी हमारे यहाँ बोल के भरा हुआ है, सांप्रदायिकता का तो लेवल देख ही रहे हैं आप। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण, मैंने भ्रष्टाचार तो ये हद तक हो गया है कि अगर आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने चल जाइए तो 4-5 वो चप्पल टूट जाएगा, अगर तो घूम देना पड़ेगा। और राजनीतिक अपराधीकरण, जब तक आप अपराधी में तब तक नेता नहीं बन सकते हैं। ये स्थिति हो गया। आपको नेता बनने के लिए अपराधी होना पड़ेगा। पहले के नेता में नैतिकता थी, अगर रेल दुर्घटना हो गया तो शास्त्री जी त्याग पत्र दे दिए। और नेता बोलता है कि जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक हम नेता नहीं कहलाएंगे। जेल जाना सर्टिफिकेट मांगता है कि अगर हम जेल गए, पुलिस 4 घंटा मारा तो ये मेरे लिए सर्टिफिकेट है। और गांव में कहा जाता था कि दरवाजे पे अगर पुलिस आ गया तो पूरा गांव कवर जाता था देखने के लिए, पूरा पुलिस आई। पुलिस आना मैंने बहुत अपमान होता था गांव वालों के लिए। आज पुलिस आना रुतबा हो गया है। आजकल तो कुछ प्रोफेसर भी जाके कहते हैं कि वो छात्रों से खतरा है, सुरक्षा चाहिए पुलिस देखेंगे। अब आते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो थी उनपे काफी दबाव है और अब निष्पक्षता पे सवाल उठने लगे हैं। जैसे अभी चुनाव आयोग में बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस स्टेट में बीजेपी जीत रही है वहां पे कांग्रेस उठा रहा है, और जहां कांग्रेस जीत रहा है वहां बीजेपी उठा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगातार प्रश्न उठने से, अब वो सही है गलत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जन भावना में तो एक बात आ जा रही है ना, कुछ तो है। तो ये चीजें जो है भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अब ये स्थितियां अगर कुछ और बढ़ी नहीं तो फिर भारतीय लोग में चिंता आ जाएगी, भाई जब हम वोट देंगे या नहीं देंगे, जितना उसी को है, तो फिर वोट देने क्यों जाए, एक दिन 10 सीटें मिल जाकर रहेंगे। तो ये भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की कोई भी संस्था है उसको निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया की भूमिका, अब मीडिया तो भाई सरकार उसी के साथ है। मीडिया का काम होता है सरकार का विपक्ष में बोलना, लेकिन 80% जो मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर को नहीं करेंगे, यूट्यूबर तो अभी भी कुछ इज्जत बचाए हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं, अगर सरकार कांग्रेस की है तो जय कांग्रेस, सरकार बीजेपी की है तो जय बीजेपी। भैया मीडिया हो कि चाटुकार हो, आप सरकार की कमियों को बताओ। अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की कमी को बताओ, बीजेपी की सरकार है बीजेपी की कमी को बताओ, किसी अन्य दल की सरकार है उसकी कमी को बताओ। मीडिया आईना होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और ये पिलर आज डेट में कहा जाए तो गिर चुका है। इसको सुधारा कैसे जाए? तो सुधारने का एक ही तरीका है कि शिक्षा को बढ़ाना होगा। आप अगर शिक्षित हो जाइएगा, और शिक्षित मतलब कि सर्टिफिकेट वाले शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे शिक्षित, सर्टिफिकेट वाले देख लीजिए ग्रेजुएशन का तो ऑप्शन नहीं रहे। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको कैलकुलस के 2-2 क्वेश्चन लेकर आइएगा, वो इतने विद्वान हैं उनको मेरे से पूछने 2 क्वेश्चन नहीं मिला। और अगर अभी हम लाइव आके खड़ा करा के क्वेश्चन पूछ दें
कोई सिलेबस का कोई क्वेश्चन, तो वैसे विद्वानों को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ाया हुआ चीज भी नहीं आएगा। तो ऐसी शिक्षा रहेगी तो ऐसे लोग ही राज करेंगे। लोग को नहीं बिहार में नहीं लगाया सब्जेक्ट। अब आप देखिए कि शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक आप में जागरूकता नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपने अधिकार का जानकारी होना चाहिए ना। जब आपको अपने अधिकार का, लॉ का, कानून का जानकारी नहीं होगा तो फिर अंधेर नगरी चौपट ध्यान में कहावत है, सुनने की हो। पारदर्शिता एवं जवाबदेही, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी लोग हैं उनके लिए लोकपाल, आरटीआई जैसे कानूनों को सख्ती से नियम लागू करना होगा, ताकि उनके लेन देन, उनके क्रियाकलाप पर लगाम लगाई जा सके और पारदर्शिता हो और उन पर जवाबदेही है, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई, तो ही संभव। तीसरा है चुनावी सुधार। तो चुनाव में जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, इस पे सुधार लाने की जरूरत है, ताकि एक ईमानदार, एक आम व्यक्ति भी चुनाव लड़के और लोग इसी वक्त। और अपराधियों पर तो चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा देना चाहिए। ये जो नया ट्रेंड चल रहा है, अच्छा पहले भगवान लोग ये तीर मारते थे तो कितना राक्षस मार जाता, कहीं स्टेटस लगाते थे तो नहीं सर। आजकल देखते हैं कि स्टेटस लगता है थार पर बैठ गया कौन करिया थार पर, अगर आपने उस पर केक काट दिया तो स्टेटस लग जाएगा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना कर। ये बातें सभी काल्पनिक थी। अगर किसी की बातों से संयोग होता है या किसी से मेल खाता है, इसे महासंयोग कहा जाए, ठीक है। और चौथा है सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। तो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको स्वतंत्र करना होगा, उनको ताकत देना होगा। आज क्या है कि अगर सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं तो उन पर फायर कर दिया जाता है। अभी कल या परसों पढ़ रहे थे अखबार में कि माननीय महामहिम को आना है 6 अक्टूबर को, उसके निर्णयों को छात्र को नजरबंद कर दिया जाएगा। हाँ, प्रभात खबर में पढ़ा गया। अब बताइए कि छात्र से इतना डर क्यों है एक शिक्षक को? भारत में गुरुकुल परंपरा रही है, गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो माता पिता बाल बच्चों से बढ़ के रिलेशन होता है, लेकिन आजकल के टीचर लोग डरते हैं बच्चों से। अब डरते इसलिए कि बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अगर हम तो ये मानते हैं कि अगर हम किसी बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे कोई बच्चा हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो हमको कभी हम नहीं दिखाए। हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई जन्म नहीं करेगा, हम पढ़ा दिखाए। तो ये था आपका दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आया है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध से आप क्या समझते हैं? प्लासी का युद्ध क्या था? हजरत का बदलवा नहीं दिखा रहा है। ये बोतल हम विदेशी है, स्प्राइट तो अमेरिका कंपनी। ठीक है, तो प्लासी युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 23 जून 1757। बिल्कुल सही, 23 जून। यहाँ लिखा हुआ का पढ़े बढ़िया से। सही 23 जून 1757। हाँ, प्लासी युद्ध हुआ था 23 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। और यहाँ पे सच कहा जाए तो हम लोग गुलाम बन 1757 का वो 23 जून हमें गुलाम बनाता है। और इस गुलाम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं 3। एक का नाम था मीर जाफर, दूसरे का नाम था जगतमल और तीसरे का नाम था राजा कृष्णचंद्र। कैसे? तो कहानी उस दिनों की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, वो भारत में व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहती थी।
से अपने सेनाओं को बढ़ाना चाहती थी, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहती थी, या एक शब्दों में कहें, शुद्ध शब्दों में कहें तो भारत पे कब्जा करने की ओर कदम बढ़ा है। कौन? एक इंडिया कंपनी। और जाहिर सी बात है कि उनकी नजर सबसे पहले बंगाल पे, और बंगाल में राजा थे सिराजुद्दौला। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम छोड़ते जाएंगे और आपको कमेंट में जवाब, इसलिए आंसर को ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से नहीं सुनिएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि आप कमेंट में जवाब नहीं दे पाइएगा, जैसे पिछले कुछ वीडियोज में आप नहीं देंगे, क्योंकि आप रहते हैं ध्यान आपका कहीं और। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और ये होता है प्लासी नामक स्थान पे, जो मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है, जो कभी बंगाल की राजधानी हुआ करे। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जिला हुआ करता था, और मुर्शिदाबाद जिले के प्लासी नामक स्थान पे युद्ध लड़ा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव लाइट की सेना और सिराजुद्दौला की सेना। डेट तो याद ही होगा, 23 जून 1757, और युद्ध का कारण था ब्लैक हॉल की, ब्लैक हॉल त्रासदी। तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों की किलेबंदी और व्यापारिक गतिविधियों से नाराज था और चिंतित था, और सम्मानना था जो वहां का नवाब था सिराजुद्दौला, कि अंग्रेजों को व्यापारिक और किलेबंदी की परमिशन नहीं मिली, और गुस्से में वो एक ही कमरे में अंग्रेजों को बंद करके घुमा देता, पूरे रूम में बंद कर देता है, घुटन से मर जाते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि ब्लैक हॉल की घटना कब घटी, ब्लैक हॉल में कितने लोग मारे गए, और ब्लैक हॉल में कितने लोग जीवित बचे, और ब्लैक हॉल में कितने लोग मौजूद थे, और ब्लैक हॉल कहाँ था। इन प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट में दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपने अध्ययन किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक प्रभाव व्यापारिक और किलेबंदी को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच कासिम जाग का जो किला है उस पे नवाब कब्जा कर लेता है, नवाब मतलब सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है, और कलकत्ता पे भी आक्रमण कर देता है, जो कि भैया ब्लैक हॉल था। और जब कलकत्ता पे आक्रमण करता है तो रॉबर्ट क्लाइव पलटवार, और रॉबर्ट क्लाइव पलटवार करता है तो भी वो असफल रहता है, क्योंकि नवाब का जो सेना था वो बहुत मजबूत। तो फिर वही कहानी, फूट डालो और राज कर। रॉबर्ट क्लाइव इसी के सेनापति मीर जाफर और इसके सहयोगी जगतपाल और राजा कृष्णचंद से हाथ मिला लेता है, और तीनों को अपने ग्रुप में कर लेता है। यानी कि इसके दरबार में ही वो षड्यंत्र चल रहा था, और सिराजुद्दौला को पता नहीं। और इसीलिए आज भी आपके साथ कोई धोखा करता है, षड्यंत्र करता है, तो लोगों की जान पर दो ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, या तो जयचंद या मीर जाफर। जयचंदे होगा जी, या मीर जाफर हो क्या? तो मीर जाफर के गद्दारी के चलते भारत गुलाम हुआ था, और आज भी ये गद्दारी नहीं करता तो शायद अंग्रेज भारत गुलाम नहीं बना पाते। और होता क्या है कि इसके बाद होता है युद्ध, और अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध शुरू होता है प्लासी में 23 जून को। सिराजुद्दौला की राज्य में सेनाओं की संख्या लगभग 50,000, यानी कि नवाब का सेना कितने थे? सेनापति कौन था? मीर जाफर। अंग्रेजों के पास सेना थे मात्र 3,000, और 3,000 में 2100 भारतीय थे, यानी कि उनके पास सेना मात्र थी 9। एक तरफ 900 और एक तरफ 52,000, 50,000 2100, एक तरफ 900 एक तरफ 52,000। फिर भी हारता कौन है? तो 52,000, क्योंकि मीर जाफर जो है अपने सेना को कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, सब सेना अपने घर में रह गई, और 900 सेना जो है वो ये युद्ध को जीत जाते हैं, और जयचंद सिराजुद्दौला को दौड़ा कर हत्या कर देते। और उसके बाद
भारत के गुलामी की तरफ पहला कदम अंग्रेज बढ़ा देते हैं और भारत यहीं से गुलाम, क्योंकि इससे पहले वो बिजनेस करने आए थे। यहाँ उनको इस चीज का एहसास हो गया कि अगर लोभ दिया जाए तो इंडियंस आसानी से टूट जाएंगे। अगर चांदनी को कोई चॉकलेट खिला दे तो मेरे पीठ पीछे को गाली भी देते हैं। ऐसा अंग्रेज को लग गया और उसके बाद वो फूट डालो और राज करो नीति पे काम करना ज्यादा तेजी से शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ? क्रांति का नाम हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर सिर्फ नवाब था, यानी कि उसका गुलाम था। वो अपने से कुछ नहीं करता था, अंग्रेजों का जो कहा हुआ था उसी को फॉलो करता था। अंग्रेज शासन आ गया। दूसरा हुआ कि आर्थिक परिणाम, यानी कि सिराजुद्दौला जो था सबसे बड़ा राजा था, जिसके पास 50,000 सेना हो 1757 में, वो कितना बड़ा राजा हो, तो उसकी जितनी आर्थिक संपत्ति थी अंग्रेजों ने लूट लिया। भारत जो सोने की चिड़िया थी, उसका पेट समझ लो तो बिकेगा कलकत्ता ही था, उसको खा गया। उसके बाद औपनिवेशिक महत्व की बात की जाए तो यहीं से उनका औपनिवेश जो है शुरू हुआ और भारत गुलाम होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, फिलहाल हम लोग मैच का मजा लेते हैं। बाय।